रमीज़ भाई, कल वाली जो बहुत बड़ा हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए अपसेट है, उस पे थोड़ी डिस्कशन पहले करना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग कहना चाहिए, हार्ट ब्रेकिंग कहना चाहिए, हार्ट रेंचिंग करना चाहिए, ये डिसअपॉइंटमेंट वाली डिफीट थी। मेरा नहीं ख्याल किसी एक एरिया में भी हम कह नहीं सकते कि पाकिस्तानी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। अगर पिचेस 350 की होती हैं तो हम 260-70 करते हैं। बॉलिंग को अगर 300 डिफेंड करना चाहिए तो वो 240-50, क्या वो 350 एक्सपेक्ट करती हैं। तो हर शोबे में कोई एक दूसरे को कंपनसेट करने को तैयार नहीं है। इस ओवरऑल परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं आप? देखिए, डिप्रेसिंग है। और पाकिस्तान को अब चैलेंज है एग्जिस्टेंस का वर्ल्ड लेवल के ऊपर, और खास तौर में भारत में जब वर्ल्ड कप हो रहा है तो फिर आपकी तैयारी बहुत बेहतर होनी चाहिए। और देखिए, तैयारी क्या है, स्किल लेवल के ऊपर तो चले मान लिया हम पीछे, मगर मेंटल एतबार से भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, और फिर टेक्निकल एतबार से भी, और फील्डिंग हमारी बहुत खराब चल रही है, यानी कि वर्स्ट फील्डिंग एफर्ट है। बहुत देर के बाद मैंने पाकिस्तान को ऐसे फील्ड में गिरते देखा है। कोशिश कर रहे होंगे, आई एम श्योर, करते हैं, हर कोई करता है। वर्ल्ड कप में कोई ये नहीं चाहता कि इस तरह के मैचेस वो हारे हैं, जबकि आपको पता है कि अफगानिस्तान से हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा है। मगर वजह तो है हारने की, और वही बात है कि निक नहीं कर सक रहे हैं परफॉर्मेंस को। और फिर एक तरह से जो आपने टैलेंट सेलेक्ट किया है वो भी वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक्सपोज हो रहा है। स्टार्ट्स मिलते हैं, आउट हो जाते हैं, ऐसी जो परफॉर्मेंस से आप मैचेस नहीं जीत सकते हैं। ये बड़ी बेसिक मिस्टेक है जो कि ऑलमोस्ट एसोसिएट मेंबर्स ऐसी मिस्टेक्स करते हैं। नेदरलैंड से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या इवन अफगानिस्तान से कर सकते हैं, या बांग्लादेश से, जो श्रीलंका से कर सकते हैं कि चलो जी 40 कर लिया, अब हमें चांस मिलेगा क्योंकि इसने वैसे ही आउट हो जाना है। मगर पाकिस्तान का एक ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और इसके ऊपर पता है कि ये प्रॉब्लम है। पता है कि मिकी आर्थर ने ओपनली कहा है कि मैं ओपनर को चाहता हूं मेरे के 50 के बाद 100 करें। तो वो वेल डिटर्मिनेशन, जो भी आप बात कर लें, उसमें हर जगह में मार खा रहे हैं। और ये एक मैसिव हमारे लिए वेकअप कॉल है कि हमारा सिस्टम ठीक होने वाला है, हमारी अप्रोच ठीक होने वाली है, हमारा फ्यूचर जो है क्या वो सिक्योर है या नहीं है। क्या हम फ्यूचर में भी ऐसी मार खाते रहेंगे? क्यों हम ब्रिलियंस नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं बल्ले के साथ? क्यों हम बॉल के साथ नए सुपरस्टार्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं? और जो है भी, वो भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि जब तक नए बॉल पे आउट नहीं करेंगे या रन नहीं रोकेंगे, तब तक प्रेशर कैसे क्रिएट करेंगे? अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेला। देखिए, ये कहना गलत है कि पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस ठीक नहीं की, बिल्कुल बहुत हद तक ये सही बात है, मगर अफगानिस्तान से आप क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। बहुत अच्छी उन्होंने कामनेस के साथ एक बहुत बड़ा रन चेज कर दिया। बिल्कुल रमीज़ भाई, अगर थोड़ी सी हम पहले बाबर आजम की अगर बात करना चाहें, कल भी हमने थोड़ी बात की थी उस पर। कैप्टन जो होता है उसकी गेम अवेयरनेस, गेम सेंस पे हमेशा हम बात करते हैं। जैसे खान साहब की बात करते हैं या MS धोनी की बात की जाती है कि इनकी गेम अवेयरनेस ऐसी थी कि अपने भी 10 प्लेयरों से आगे और ओपोजिशन के भी 11 प्लेयर से वो आगे सोचते हैं। अब इनकी अप्रोच की बात करें तो जब आपको विकेट्स चाहिए तो आपको फील्डर आगे रखने थे, सिंगल को रोकना था। जब बॉल थोड़ा रिवर्स होना शुरू हुई तो इन्होंने क्या किया, स्पिनर को लगा दिए, और आपने 8-8, 9-9, 10-10 रन करवा के जो थोड़ा डिफरेंस बनना शुरू हुआ था बॉल्स का और रन रिक्वायर्ड का, वो आपने मिस कर दिया। और अगर आपने जब खुद कैप्टन खेल रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि विराट कोहली जैसी इनिंग्स खेलेंगे। आप कभी 50 करके आउट हो रहे हैं, आज आपको लगता था कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपने पूरा टाइम लिया, 80 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले, जब उसको कन्वर्ट करना था 120 के स्ट्राइक रेट के अंदर, आपने अपनी विकेट थ्रो कर दी। तो ये बाबर आजम का जो रोल है अपनी परफॉर्मेंस का भी और एज ए कैप्टन और जो गेम अवेयरनेस का डिजास्टर नज़र आ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? जी, कप्तानी में बहुत कसर थी, मैं मानूंगा, इसलिए कि मैं भी ये कमेंट्री करते हुए फील कर रहा था कि गलत मूव्स कर रहे हैं पाकिस्तान। और फिर यही नहीं है कि बाबर आजम अकेले ये गलती कर रहे थे, बल्कि जो सीनियर लॉट था, जब भी हडल के बाद कोई भी बॉलिंग चेंज होती थी वो गलत हो रही थी। और मुझे ऐसे लगा कि पाकिस्तान को एंड गेम की ज्यादा फिक्र थी, जो उस वक्त की सिचुएशन पे काबू पाने के लिए बहुत ही नरम गरम सी स्ट्रैटेजी थी। क्योंकि आउट नहीं करने अगर आप करेंगे तो फिर 280 तो कर गए थे वो, 6 एन ओवर शुरू से उससे कम चाहिए था, तो आपको 5 एन ओवर या 5.25 एन ओवर तो आप स्कोर नहीं रोक सकते हैं। अगर आउट करेंगे तभी आप प्रेशर अफगानिस्तान पे डालेंगे ना, क्योंकि वो तो आपके खिलाफ जीते ही नहीं है। सो आउट करने के टैक्टिक्स क्या थे, कैसे आउट करना था, रिदम किल करना था। 6 बॉल तो एक जगह हो नहीं रहे थे, तो आप फील्ड के साथ ही कुछ थोड़ी बहुत कप्तानी कर सकते थे, एडजस्ट कर सकते थे।
बॉलिंग चेंजेस के थ्रू आप प्रेशर डाल सकते थे। जब भी पार्टनरशिप लगती है उसका असूल यही है कि आप चेंजेस करें, क्योंकि आप सेट ना होने दें एक पेस के ऊपर बल्लेबाजों को। और बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं। स्पिन डिपार्टमेंट हमारा बहुत ही ज्यादा, इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसी तरह से पेस जो है जब तक, और मैं समझ रहा था कि रिवर्स होगा और हसन अली ने थोड़ी सी उसकी ग्लिम्स दिखाई, मगर दूसरे एंड से फिर स्पिनर लगा दिए, तो वो जो एक तरफ से प्रेशर क्रिएट किया हसन अली ने 3-4 ओवर्स के लिए, वो भी जाया हो गया इवन भी एंड में। माइकल एथर्टन ने उस टाइम काफ़ी लाफ्टर दिया, रिडिकुल किया कि ये हमें सरप्राइज कर रहा है अपने डिसीजन के साथ, कि हमें भी समझ नहीं आ रही। आप भी ओबियसली कमेंट्री बॉक्स में उनके साथ थे, ये जो कमेंट्री बॉक्स में भी डिस्कशन चल रही थी बाबर के डिसीजन के ऊपर, उस हवाले से कुछ कहना चाहें आप? देखिए, सारे फील करते हैं कि ये इनको अपनी कप्तानी के ऊपर बहुत काम करना है, क्योंकि ये जो, जब मैं भी खेलता था ना तो मैं बड़ा कतराता था कि मेरा कमेंटेटर से बात करने का क्या फायदा है, मुझे तो अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करना है, मैं स्कोर करूंगा, मेरी तारीफें करेंगे। मगर ऐसा नहीं होता है। आई थिंक बड़े ग्रेट माइंड्स होते हैं कमेंट्री बॉक्स में, जिन्होंने क्रिकेट खेली होती है, उनकी अलग निगाह होती है, और किस तरह से आपको आगे निकलना है। सो मैं चाहूंगा कि बाबर आजम जो है वो बात करें। बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ पे आए हुए हैं, बैठ के टाइम लें और कप्तानी के बारे में वो अपना सेशन लगाएं, क्योंकि कई दफा आप उस बबल में जकड़े जाते हैं कि जहां से फिर आप फ्री नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एडवाइस भी आपको इस तरह की मिल रही होती है। तो मैं समझता हूं कि रीच आउट करना चाहिए बाबर आजम को, क्योंकि अब नाउ और नेवर की सिचुएशन हो गई है। और बुरी बात नहीं होगी, अगर आप फंस गए हैं तो आपको जरूर आउटसाइड हेल्प लेने की जरूरत होनी चाहिए और इसकी चाह होनी चाहिए, क्योंकि हर एक का काम ये है कि बेहतर से बेहतर वो अपने आप को करे, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो। सो आपको हेल्प लेने से कतराना नहीं चाहिए। ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। ये ऐसा नहीं है कि कोई आपकी जगह लेना चाह रहा है, या आप हारेंगे तो क्रिटिसिज्म होगा और उसके लिए तैयार होना चाहिए आपको। और अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप हेल्प सीख करें। बिल्कुल। अच्छा रमीज भाई, अब ये भी डिस्कशन होना शुरू होगी काफ़ी ज़्यादा, जो पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हम डिफीट जब इस तरह की होती है तो कोई भी बेयर नहीं करता। बाबर आजम पे ये भी आ रहा है कि इसको कैप्टन कमोडिटी नहीं है, इसको हटा देना चाहिए। आई पर्सनली फील कि चलें वर्ल्ड कप तो ये बात नहीं होनी चाहिए, बट ये शुरू हो गई है। तो आपकी क्या राय है, आप क्या देखते हैं कि अगर खुदा न खास्ता, या जब लग तो ऐसे यही रहा है कि बहुत कम चांसेस रह गए हमें आगे क्वालिफाई करने के लिए सेमीफाइनल के लिए, तो हमें किसी और ऑप्शन को देखना पड़ेगा? देखिए, अभी बहुत जल्दी है इरफान, आपने खुद ही बात कर ली। वर्ल्ड कप में देखें, दिल टूटे हुए हैं और दिल जख्मी है। मैं भी बहुत क्रिकेट खेला हूं और बहुत ऐसे 87 में वर्ल्ड कप में जब हम हारे थे, तो मतलब मेरा वो भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था, मगर क्योंकि हम फाइट करके आ रहे थे तो इसलिए लोग जो थे वो खुश थे, बेइंतहा लोग रोए भी थे। मुझे याद है मेन गेट स्टेडियम से बाहर जो थी खवातीन खास तौर पे धाड़े मार के रो रही थी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी। सो आपका दिल टूटता है, तो दिल टूटता है ना जब, तो फिर आपको हाथ हल्का रखना चाहिए। मैं समझता हूँ थोड़ा सा पॉज लेके और फिर इन चीजों के ऊपर आप बात कर सकते हैं। वर्ल्ड कप के बाद ही बात करेंगे कि क्या आगे किस तरह से चलना है, बिकॉज अभी तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि आगे होने क्या वाला है रिगार्डिंग क्रिकेट अफेयर्स, रिगार्डिंग क्रिकेट टीम, रिगार्डिंग नया टैलेंट, रिगार्डिंग आपके क्या प्लान्स हैं कि आप इस क्रिकेट को कैसे रीबूट करेंगे, सिचुएशन कैसे आप इसको ठीक करेंगे, सिचुएशन खराब कैसे होती है उसकी जड़ तक कैसे पहुंचेंगे, और फिर रूथलेस एक तरह से डाइसेक्शन करें जहां पे पता हो कि जी ये 4 चीजें तो ठीक है मगर ये 8 चीजें गलत हो रही हैं, और फिर उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। सो आपकी कोचिंग से लेके मेंटोरिंग से लेके आपके सिस्टम, आपकी फर्स्ट क्लास आप ले लें, आपके अंडर 19s ले लें, क्योंकि जो नई खेप है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है सबसे ज्यादा। इसीलिए मैं दोबारा से अपने आप को रिपीट करता हूं कि जो पाकिस्तान जूनियर लीग का प्रोग्राम था वो इन्हीं सारी चीजों को सामने रख के किया गया था कि कोई वैक्यूम, कोई ऐसी जगह ना क्रिएट हो, ऐसी कोई कमी ना आ जाए सिस्टम में कि जहां पे आप बिल्कुल नीचे चले जाएं और फिर आपको समझ ना आए कि अब नया टैलेंट आएगा कैसे, क्योंकि जो नया टैलेंट पाकिस्तान में आता है वो वर्ल्ड लेवल के ऊपर बहुत पीछे स्टार्ट करता है कंपेयर टू एन ऑस्ट्रेलियन, टू अ साउथ अफ्रीकन, टू एन इंग्लिश, तो ये टू एन इंडियन। तो अगर इंडिया इस चीज को ठीक कर सकता है और अपनी ब्रिलियंस दिखा रहे हैं वो, और मतलब है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को अब इंडियन फास्ट बॉलर से सीखना है, इस तरह से टेबल्स टर्न किया उन्होंने। तो ये चीजें ठीक हुई हैं तो यहाँ तक पहुंचे हैं ना। ये जो एक्सीलेंस अचीव की है इसमें हार्ड वर्क भी है और कॉमन सेंस भी है,
और फिर सिस्टम जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है ये ग्रेटनेस। तो हमारे सिस्टम में बहुत सारी चीजें ठीक होने वाली हैं, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, उसके लिए आपको एक ऐसा बोर्ड चाहिए जहां पे कामनेस हो, जहां पे टर्बुलेंस ना हो, जहां पे आप डिसीजंस ले सकें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। बिल्कुल सर, मेरी भाई ऑब्वियसली बैटिंग की अगर हमने बात की तो एक माइंडसेट की आपकी अप्रोच होती है। जब मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करते हैं, जो इसकी प्राइम एग्जांपल साउथ अफ्रीका अभी इस वर्ल्ड कप में शो कर रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि वो विल गो फॉर द 400 रन्स। वो तो चले, हमारा शायद एकदम से तो इंजेक्ट नहीं कुछ लग सकता, हो सकता है इंजेक्शन ऐसा लगा के हम इम्प्रूव कर लें, बट जो हमारी अपनी यूनिकनेस थी वो हमारी बॉलिंग थी। और पाकिस्तान लास्ट 3-4 डेकेड से बॉलिंग पे ही 90% मैचेस जीता था। अब ये एकदम हम जो देख रहे हैं डिबैकल में चले गए हैं। टर्बुलेंस की बात कर लें, बॉलिंग दुनिया की सबसे वीकेस्ट बॉलिंग लाइनअप नज़र आ रही है। चाहे हम पहले बैटिंग करके उनको अपॉर्चुनिटी दें या हम अगर खुद पहले बॉलिंग करते हैं तब भी यही सिनेरियो बन रहा है। तो ये बॉलिंग के हवाले से क्या आप खास तौर पे देखते हैं मसाइल? देखें, अब आपके मार्जिन जो है ना वो स्क्वीज होते चले जा रहे हैं, क्योंकि अगले जो है वो तुले हुए हैं आपकी धुनाई करने के लिए। सो जब ये बॉलिंग के ऊपर ये प्रेशर पड़ जाए ना कि आपका मार्जिन ही नहीं है गलत बॉल करने का, उसका प्रेशर ही अलग हो जाता है। तो इसीलिए जब शाहिद आफरीदी बल्लेबाजी करने आते थे तो वो प्रेशर में ऑपोजिशन आ जाती थी ना कि आप अच्छा बॉल भी करेंगे तो वो अटेम्प्ट करेंगे छक्का लगाने की, तो इससे सिनेरियो बदल जाता है। तो अब हुआ यही है कि अब बख्शिश नहीं है, अब कोई आपका लिहाज करने वाला नहीं है। तो आपकी अगर इन पिचेस के ऊपर लाइन और डायरेक्शन ठीक नहीं है, क्योंकि आपको स्विंग तो मिल नहीं रही है ज्यादा इवन नए बॉल के साथ, तो आप जकड़े जाते हैं, आप एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि सारी जिंदगी गेंद आगे करके आपने आउट किए। यहाँ गेंद आगे करते हैं तो अगला छक्का मार देता है क्योंकि पिचेस बहुत अच्छी है। सो कंफ्यूजन है, क्योंकि जब बैक ऑफ लेंथ आप बॉल करते हैं तो आउट नहीं करते हैं, बैक ऑफ लेंथ जब बॉल करते हैं तो विकेटों में नहीं करते हैं, उसमें भी रन्स पड़ रहे हैं, अगले बॉल पे भी रन्स पड़ रहे हैं, बाउंसर भी तेज नहीं जा रहा है, तो आप फिर जकड़े जाते हैं और फिर नेगेटिविटी में फंस जाते हैं। और नेगेटिविटी में फंसी हुई है ये फास्ट बॉलिंग, क्योंकि देखे ना हारिस राउफ दिल लगा के बॉल करते हैं, बहुत बेहतरीन उनका एटीट्यूड है, सब चीजें हैं, मगर एंड रिजल्ट उनको वो नहीं मिल रहा जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो यॉर्कर भी ज्यादा नहीं लग रहे हैं, इसी तरह से स्लोअर बॉल जो है वो पाकिस्तान कम कर रहे हैं पिचेस पे। फिर उसके बाद आपके एंगल्स जो वेरी करते हैं, फिर फील्ड से ठीक नहीं है, आसानी से सिंगल्स हम देते हैं। हालांकि बाबर आजम ने कोशिश की है मिड ऑफ और मिड ऑन को ऊपर रख के अटैक करने की, मगर कवर में इतनी आसानी से आज मेरे ख्याल में कोई 100 रन तो ऐसे सिंगल से हुए हैं, जहां पे अगर आप एक बंदा ले आते ऊपर लेग स्पिनर के अगेंस्ट तो शायद उनको ऊंची हिट मारनी पड़ जाती और चांस लेना पड़ जाता। तो कई जगह आपको फील्डिंग के थ्रू भी आप प्रेशर डाल सकते हैं, अगले अब माफ करने वाले नहीं है, इसलिए हमारी बॉलिंग जो है वो प्रेशर में है। बिल्कुल ठीक है शर्मीर भाई, आज एक और मैच खेला जाएगा साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का मुंबई में। आज के मुकाबले को कैसे देखते हो? ओबियसली रैंक वाइज बहुत डिफरेंस है, जो क्रिकेट भी खेली जा रही है बहुत डिफरेंस आ रहा है, बट अपसेट हमने देखा होने शुरू हो गए हैं और काफ़ी कुछ चेंज भी होता नज़र आ रहा है। तो आज के मुकाबले को कैसे देखते हो और क्या लगता है कि बैटिंग विकेट तो हम सब जानते हैं, क्या टोटल एक्सपेक्ट करते हैं शुरू में? देखिए, एक तो गर्मी बड़ी है मुंबई में, सो पहले तो ये देखना है आपने कि करना क्या है। अगर आप टॉस जीतते हैं तो आप मेरे ख्याल से आपको खुद बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सेकंड टाइम में तो हिम्मत ही नहीं होती है। जो मुझे माइकल एथरटन बता रहे थे कि इंग्लैंड की टीम तो वहीं फील्ड के बाद ही बस हो गई थी उनकी, क्योंकि बहुत ज्यादा हब्स और गर्मी थी। लास्ट के 4 मैचों में से 3 मैच जो है वो बांग्लादेश ने जीते हैं, इंक्लूडिंग ओडीआई सीरीज जो बांग्लादेश में हुई थी, वो 2-1 से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीते हुए हैं। सो एक बहुत बड़ा ये एक रेफरेंस पॉइंट जो मैं कहता हूं, जो कि डग आउट में इस्तेमाल किया जा सकता है अपने आप को उठाने के लिए, वो यही है कि ये बीटेबल साइड है। और हमें भी पता है कि साउथ अफ्रीका ऑन द डे स्लिप कर सकते हैं, मगर जिस हिसाब से वो धुनाई कर रहे हैं और बांग्लादेश के बॉलर्स जो हैं वो अंडर प्रेशर फिर से आएंगे, क्या रिपीट परफॉर्मेंस वहां पे वेंकटे में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या अभी भी गर्मी और हब से डरे हुए होंगे? ये सिर्फ देखना है कि मौसम के हिसाब से क्या परफॉर्मेंस होती है साउथ अफ्रीका की। मगर बांग्लादेश देखें, हर टीम जो है वो अब कोशिश करेगी, क्योंकि हम अब जो है ना बिजनेस एंड पे आ रहे हैं इस टूर्नामेंट के। तो बांग्लादेश को भी आइडिया है कि चोक कर सकता है साउथ अफ्रीका, क्योंकि अगर नेदरलैंड्स हरा सकती है तो बांग्लादेश क्यों नहीं हरा सकती।